बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाशा टीवी। मैं पाकिस्तान का एक आम सा शहरी जिसने इंडिया की रातों की नींदें हराम कर दी। मैंने अपने कॉन्टैक्ट से मतलूबा कैमरे और फिल्म हासिल करनी है और अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए पैगाम भिजवा दिया है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं आज कहानी के अगले हिस्से की तरफ। मैं अपने साथियों को मेजर एहसन और इसके साथियों की शहादत का बताया और कहा कि अब हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। मैंने इन्हें सख्ती से हिदायत की कि कभी भी अकेले बाहर न जाएं, हमेशा दो दो होकर जाएं, दोनों मुसल्लह हों और एक दूसरे से फासला रखकर चलें। अगर महसूस हो कि आपका पीछा किया जा रहा है तो झटकने की भरपूर कोशिश करें और झटकने में नाकाम हो जाए और बचने की कोई सूरत नज़र ना आए तो फिर पीछा करने वाले को गोली मारकर हलाक कर दें, वहाँ से गायब हो जाएं। मेरी ये हिदायत सुनकर साथियों ने बताया कि सराय बैरमहान में घूमने के दौरान उन्होंने चाकू, छुरी और खंजरों की एक दुकान से ऐसी 5 छुरियाँ खरीदी हैं जो आध इंच से भी कम चौड़ी हैं और 1 फुट लंबी हैं और हाथ में पकड़ने वाले आम मोटे बेद में छुरी के दस्ते में बने स्क्रू के जरिए फिट हो जाती हैं। उन्होंने ऐसा एक बेद मुझे भी दिया। छुरी वाकई बेसख्त और बहुत तेज थी। बेद के अंदर फिट होने पर छुरी का दस्ता बेद का हिस्सा दिखाई देता था। वाकई ये कारआमद हथियार था जिससे आवाज़ निकाले बगैर दुश्मन को हलाक किया जा सकता था। पाकिस्तान के भेजे गए साइलेंसर वाले पिस्टल को रखने के लिए कवर और ऐसी बेल्ट बेची गई थी जिससे पिस्टल लिबास के अंदर बिल्कुल छुप जाता था। मैंने साथियों को दोबारा तंबीह की कि असला और छुरी का इस्तेमाल सिर्फ इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में घर जाने पर किया जाए, जब दूसरा कोई रास्ता न रहे। साथियों को मेजर एहसन की शहादत का बताने और छुरियाँ लेने का वाक़या हमारे गुज़श्ता से तकरीबन 12 रोज़ बाद का है, वरना गुज़श्ता पीर के रोज़ हमने पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट से डाक वसूल की थी और भेजी थी और अगले रोज़ यशवंत से मेरे साथियों ने दूध दही की दुकान पर इसकी डाक का थैला वसूल करना था। मंगल को साथियों ने यशवंत से डाक वसूल की और कापियाँ बनाकर बुध को मुगल महल रेस्टोरेंट में मेरे हवाले कर दी। कापियों के अलावा यशवंत का दिया हुआ एक लिफाफा भी मुझे दिया गया, पर मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ था। खत में लिखा हुआ था, एक बहुत ही अहम मसला दरपेश है, आपसे फौरी मिलना चाहता हूँ। खुद को रात 8 बजे गुलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में आपका मुंतजर रहूंगा। मैंने अपने साथियों से कहा कि रात 7:45 बजे गुलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में अलग अलग जा बैठे। मेरी यशवंत से मुलाकात के दौरान चुकन्ना रहे। मैं जानबूझकर 15 मिनट लेट रेस्टोरेंट में पहुंचा। पहले से वहां बैठे हुए मेरे दोनों साथियों ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया। यशवंत कोने की एक मेज पर सर झुकाए बैठा और परेशान हाल दिखाई दे रहा था। मैं इसके करीब पहुंचा तो इसने सर उठाया। मुझे देखकर इसकी पांछें खिल उठी। मुझे इंतजार करवाया आपने। मैं तो बहुत मायूस हो चला था। मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ 15 मिनट लेट हुआ हूँ, बहरहाल बताएं क्या जरूरत आन पड़ी है। यशवंत ने मेरे आगे फिल हकीकत हाथ बांधने, मेरी इज्जत और जिंदगी अब आपके हाथ में है। मैंने कहा, यशवंत बाबू बताओ तो सही क्या बात है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि यशवंत को मैंने अपने हिंदू नाम अभी तक नहीं बताया था, इसलिए वो मुझे सिर्फ साहब कहकर मुखातब करता था। चंद सेकंड मौजू अल्फाज से गुफ्तगू का आगाज करने के लिए वो चुप रहा और फिर बोला, साहिब आपसे तो अब मेरी कोई बात पोशीदा नहीं, मैं शम्मी के बगैर नहीं रह सकता। कल शाम मैं इसके यहाँ गया था तो इसकी माँ ने मुझे अलग बुलाकर कहा कि शम्मी का एक खरीदार इसके 35,000 देने को तैयार है। ना मालूम वो सच्ची है या झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे इसने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है। रुपयों का बंदोबस्त कर लो वरना वो शम्मी को दूसरे खरीदार के हवाले कर देगी। ये कहकर यशवंत मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, यशवंत बाबू इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका जाती मामला है। यशवंत और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा। आप जानते हैं कि मैं किसी सूरत भी इतनी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं, भगवान के लिए मुझे ये रकम एडवांस दे दें। मैं आइंदा अपनी डाक का मुआवजा इस एडवांस से मिन्हा करवाता रहूंगा। देखो यशवंत बाबू, मैंने बेनियाजी से कहा, आर्मी हेडक्वार्टर्स की सारी डाक हमारे मतलब की नहीं होती। आपके भेजे हुए बेशतर खतूत हम रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। मैंने अब तक जो रकम आपको दी है वो आपकी दी हुई डाक के मुनासिब मुआवजे से कहीं ज्यादा है। आपसे दोस्ती हो गई है इसलिए मैंने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब आपको 35,000 रुपया दरकार है तो वो इस किस्म की डाक की इवज एडवांस नहीं दे सकता। मैं भी आगे जवाबदेह हूँ। इसकी सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि तारापुर की फाइलें अगर आप मुझे ला दें तो फिर ये रकम आपको मिल सकती है, लेकिन वो फाइलें तो जनरल साहब की सेफ में रखी हैं और सेफ की चाबियां जनरल साहब के पास होती हैं। यशवंत ने मायूसी से जवाब दिया और खामोश हो गया। मैंने फौरन ही सकूत को तोड़ा और कहा, यशवंत बाबू
ज़रूरत इजाद की माँ है। आपके बकौल जनरल साहब की सेफ खोलते भी आप हैं और बंद भी आप करते हैं। ये 2 मौके ऐसे हैं जिनमें आप चाबियों का अक्स साबुन की टुकियों पर ले सकते हैं। आप अक्स ले लें और चाबियाँ बनवा लें। जनरल साहब के दफ्तर से जाने के बाद आप आसानी से सेफ खोलकर फाइलें निकाल सकते हैं। दफ्तर से वापसी पर फाइलें आप मेरे आदमी के हवाले करें और इसी रात फाइलों के साथ आपको 35,000 रुपये मिल जाएंगे। यशवंत सोच में पड़ गया। इसकी खामोशी डर की वजह से थी। मैंने इसे सोचने की मोहलत न दी और कहा कि चाबियों के नकश उतारने में ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 मिनट सर्फ होगा और फाइलें निकालने में भी कम पेश इतना ही वक्त लगेगा। रिस्क तो आप पहले ही ले रहे हैं। ये तो कुल 2 मिनट की बात है जिसके इवज आप अपनी बड़ी से बड़ी हसरत पूरी कर सकेंगे। वगरना अगर की आरज़ू को दिल में लिए आपका देहांत हो गया तो आपकी ये आत्मा भी भटकती रहेगी और मरने के बाद भी इसे शांति न मिलेगी। यशवंत का खौफ तो मैंने दूर कर दिया और कुछ इसकी ख्वाहिश ने। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, साहब जब जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं तो फिर ऐसी बेरंग जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए मैं ये रिस्क भी ले लूँगा। देसी साबुन की टिक्कियाँ तो मैं आज ही ले लूँगा जिन पर नरम होने की वजह से अक्स नुमाया तौर पर लिया जा सकता है। सेफ खोलने और बंद करते वक्त मेरी पीठ जनरल साहब की तरफ होती है, इसलिए नक्श भी आसानी से उतार लूँगा। जनरल साहब चूँकि टाइपिंग के लिए मुझे ही बुलवाते हैं, इसलिए इनके जाने के बाद सफाई होने से पहले कोई बहाना बनाकर इस कमरे में जा सकता हूँ और फाइलें निकाल सकता हूँ। किसी को भी शक नहीं होगा। लेकिन एक अड़चन है कि जनरल साहब इस महदूद मुद्दत में अगर मुझे नहीं बुलवाते तो फिर क्या होगा। महदूद मुद्दत से यशवंत की मुराद शम्मी की माँ की दी हुई मोहलत थी। मैंने कहा कि अगर इस दौरान जनरल ने तुम्हें ना बुलवाया तो तुम अपना कलम सैफ में भूल जाने का कहकर भी जनरल से चाबियाँ ले सकते हो। अगर लगन सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता बना देगा। आप रुपया तैयार रखें, मैं फाइलें लाने की भरपूर कोशिश करूँगा। ये कहकर यशवंत ने मुझे नमस्ते कहा और रुखसत चाही और मैं ये सोच रहा था कि यशवंत का भगवान तो इसका रास्ता न बनाए, मेरा अल्लाह यकीनन हमें अपने मकसद में कामयाबी देगा। अचानक मुझे एक ख्याल याद आया और मैंने यशवंत को कहा कि तुम्हारी इमरजेंसी है, इसलिए मेरा एक आदमी हर रोज दफ्तर से तुम्हारी वापसी के वक्त दूध दही की दुकान पर तुम्हारा इंतजार करेगा, क्योंकि डाक की वसूली के लिए तो मंगल और हफ्ता के दिन मुकर्रर थे। यशवंत ने शुक्राने के अंदाज में दोबारा मुझे नमस्ते कहा और चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी अपने मंसूबे की अब तक कामयाबी और आइंदा कामयाबी के ख्यालात में खोया रेस्टोरेंट से बाहर आ गया और अपने साथियों के साथ घर चला गया और इन्हें कहा कि आइंदा मंगल तक रोज 2 साथी दूध दही की दुकान पर यशवंत की वापसी के वक्त इसका इंतजार करें और आम डाक के अलावा जो कुछ भी दे इसे लेकर फौरन मुझे टेलीफोन बोर्ड से फोन करके मुकर्रर वक्त पर मुगल रेस्टोरेंट में मुझे दे दें। मैंने अपनी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे और अब हमें यशवंत की कामयाबी की खबर सुनने का बेतकाबी से इंतजार था। मेरे 2 साथी हर रोज दूध की दुकान पर यशवंत की दफ्तर से वापसी के वक्त मौजूद रहते थे और इसे अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते थे। इस सूरत हाल में कई दिन बीत गए थे। इस दौरान यशवंत ने मुकर्रर दिन इन्हें डाक का लिफाफा दिया था। इस डाक में हेडक्वार्टर्स के खतूत के अलावा 3 स्वीपर्स के नाम और घरेलू एड्रेस भी थे और हर एक के नाम के साथ लिखा हुआ था कि वो किस सीनियर ऑफिसर के कमरे की सफाई करता है। इस बार हमने यशवंत की दी हुई डाक की मुनासिब रोशनी में तस्वीरें भी उतारी और कॉपी करने वाली स्लेटों से कापियाँ भी बना ली, क्योंकि फिल्मों के रोल तो पाकिस्तान जाके ही डेवलप होने थे और तभी इनके रिजल्ट का पता चलना था। कापियाँ हमने मतकदम के तौर पर बना ली थी। इस इंतजार बीम की कैफियत में एक रोज अब्दुल करीम मेरे होटल में आया और अपने कर्नल के मुतल्लिक अपने ख्यालात पर मबनी 4 सफ़हा देकर चला गया। अब्दुल करीम उर्दू बोलता तो साफ सुथरी था, लेकिन इसकी तहरीर बहुत मामूली थी। कर्नल शंकर के मुतल्लिक इसने जो कुछ लिखा था इसका लबलबाब ये था कि कर्नल शंकर अगरचे एक सख्त शख्स था कि इसे गालियाँ भी देता था, लेकिन दिल का वो बहुत नर्म था। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए अब्दुल करीम को CMH में दाखिल किया गया तो कर्नल न सिर्फ ये कि हर रोज इसकी तीमारदारी को आता था बल्कि इसके लिए फ्रूट भी लाता था। अब्दुल करीम की तहरीर एक बात ने मुझे चौंका दिया कि कर्नल शंकर कभी कभी नशे की हालत में भारत और भारतीय अफवाज को गालियाँ बकता था और कहता था कश्मीर के मामले में भारत की हठधर्मी की वजह से पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। बकौल अब्दुल करीम के कर्नल समझता था कि भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश तो बना दिया है, लेकिन अब भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बारी है और ये कि आइंदा जो पाकिस्तान भारत जंग होगी वो एटमी जंग होगी। एटमी जंग के नतीजे में दोनों मुल्कों में जो तबाही होगी वो पाकिस्तानी मुसलमान तो बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन
भारतीय हिंदू हरकत बर्दाश्त न कर सकेगा और जंग के बाद भारतीय हिंदू खुद भारत की इकाई को तोड़कर छोटी छोटी मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम कर लेंगे। इन रियासतों के पास न इतनी ताकत होगी और न ही इतने वसाइल की जंग करने का भी सोच सके। अब्दुल करीम ने लिखा था, कर्नल शंकर सर पीट कर कहता था कि ऐसा जरूर होगा, लेकिन तबाही हो बर्बादी के बाद काश भारत के टुकड़े जंग से पहले ही हो जाए और एक बड़ी और भयानक तबाही और बर्बादी से बचा जा सके। कर्नल शंकर के मुताबिक दुनिया भर के मुसलमान ममालिक पाकिस्तान की ढाल बन जाएंगे जबकि भारत यक्का तन्हा रह जाएगा। अब्दुल करीम ने लिखा था कि रात को नशे में कर्नल शंकर जो कुछ कहता है वो अगली सुबह मुझसे जरूर पूछता है कि किसी और ने तो नहीं सुना है। मुझसे तसल्ली कर लेने के बाद मुझे 10-15 रुपए देकर कहता है, जान बनाओ, भारतीय मुसलमानों को आइंदा जंग में बहुत बड़ा रोल अदा करना है, इसकी तैयारी कर लो। कर्नल शंकर के मुतल्लिक अब्दुल करीम की तहरीर को मैंने कई बार पढ़ा और बहुत सोचा और बिल आखिर इस नतीजा पर पहुंचा कि अब्दुल करीम की निगाह में मैं भारतीय हूँ और शंकर का दोस्त हूँ और इसने जो कुछ लिखा है वो दुरुस्त होगा। अगर अब्दुल करीम को मालूम होता कि मैं मुसलमान या पाकिस्तानी हूँ या कर्नल शंकर का दुश्मन और इसका अफसर होता तो वो पहली ही सूरत में मुझे खुश करने और दूसरी सूरत में कर्नल शंकर से बदला लेने और इसे नुकसान पहुँचाने के लिए कोई गलत बयानी कर सकता था। ये तहरीर खुद इसे भी बेहद नुकसान पहुँचा सकती थी, लिहाजा इसे दुरुस्त समझा जाना। कर्नल शंकर खुद मुझे एक शाम बातों बातों में बता चुका था कि 65 की जंग के दौरान इसके जवान रेकी करते हुए पाकिस्तान की सुपर हैवी गनों रानी और शेरनी की सही निशानदेही कर चुके थे। तो कर्नल शंकर ने ये इतला न देकर इन गनों को भारी तोपखाने और हवाई बमबारी से बचाया था। कर्नल शंकर की गुफ्तगू लाहौर से इसकी दिल्ली वाबस्तगी, अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत में नाकामी और दिल शिकस्तगी, अब तक एक गैर शादीशुदा होना, इन सब बातों को पसमंदर में रखकर अब्दुल करीम की तहरीर को मैंने दुरुस्त समझा। मैंने कर्नल शंकर का जो खाका खींचा वो जंग से नफरत करने वाले, कश्मीर के मसले पर भारत की हरदर्मी को गलत समझने वाले और मुसलमानों के लिए दिल में नरम गोशा रखने वाले ऐसे शख्स का था जो बेअमर मजबूरी भारत फौज में मुलाजमत कर रहा था और वक्त पड़ने पर भारतीय मुसलमानों को एक इकाई बनाकर हिंदुओं के तासुब का मुकाबला करने और मुमकिन पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मदद करने का ख्वाह था। इन पहलुओं को पेश नजर रखकर मैं कर्नल शंकर के ज्यादा करीब होकर और इसे खरीद कर बहुत मालूमात हासिल कर सकता था। मैंने कर्नल शंकर को अपनी वेटिंग लिस्ट में फहरिस्त रख लिया था, लेकिन जब तक यशवंत का मामला तय न हो जाता मैं किसी और खुशी को न छेड़ने का फैसला किया था। यशवंत के दिए हुए स्वीपर्स के नाम और एड्रेस मैंने इन दो साथियों को दिए जो पहले ही हेडक्वार्टर के स्वीपर के पीछे लगे हुए थे। अब इन्हें इन 3 स्वीपर्स को हैंडल करना था। शम्मी की दी हुई मोहलत में भी अभी बाकी वक्त था और मैं इस मोहलत में इजाफा भी करवा सकता था। यशवंत को सैफ की चाबियां हासिल करने और मतलूबा फाइलें निकालने में जो दुश्वारियां पेश आ सकती थी वो भी मेरे पेश नज़र थी, लेकिन मेरा और मेरे साथियों का ये हाल था कि सुबह से शाम तक यशवंत के दफ्तर से वापस लौटने तक हम इसकी कामयाबी की आस लगाए बैठे रहते थे और शाम को जब यशवंत खामोशी से सर झुकाए की जानब बढ़ा जाता था तो हम सब भी मायूस हो जाते थे। ये दरअसल तारापुर के एटमी बिजली घर के मुतल्लिक मालूमात की अहमियत की वजह से सर झुक से था। बाज़ औक़ात मुझे ख्याल आता था कि यशवंत अपनी मुहिम के खतरात के पेश नज़र कहीं इस काम से दस्तबरदारी न हो जाए। ऐसी सूरत में इससे ये काम करवाने के लिए हमारे पास जरी के साथ इसकी तस्वीरें और हेडक्वार्टर की डाक की वापसी के वक्त फाइल की कवर जिस पर क्लासिफाइड एंड कॉन्फिडेंशियल छुपा हुआ था की तस्वीरें ही काफ़ी थीं। लेकिन मैं चाहता था कि यशवंत अपनी देरीना ख्वाहिश और तलब के तहत ये काम करे। जब शम्मी की माँ की दी हुई मोहलत ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन रह गया तो यशवंत ने दफ्तरी डाक के हमरा एक खत दिया जो मेरे साथियों ने मुझे फौरन पहुंचा दिया। खत में यशवंत ने गोलचा सिनेमा के रेस्टोरेंट में आज ही मिलने के लिए कहा था, बल्कि वक्त भी खुद ही तय कर लिया था। मुकर्रर वक्त पर मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो यशवंत की हालत नगुफ्ता पे थी। इसका चेहरा इसकी मायूसी और नाकामी के असरात से बिल्कुल बुझ घिसा गया था। इसने बताया कि जनरल कई रोज से दफ्तर नहीं आ रहा। इसने एक हफ्ते की छुट्टी ले रही है जिससे में से 4 दिन गुजर चुके हैं और छुट्टी से पहले के 2 दिनों में ना तो जनरल ने इसे तलब किया और ना ही इसे मौका मिल सका जनरल के कमरे में दाखिल होकर, क्योंकि वो जब भी जनरल के कमरे में तरफ गया वहाँ मीटिंग हो रही थी। यशवंत अपनी नाकामी से हद दर्जा मायूस था। कहने लगा, अब शम्मी का हसूल नामुमकिन हो गया है। मैंने इसकी ढारस बंधाई और कहा कि जनरल की छुट्टी खत्म हो जाए तो फिर मौका मिल जाएगा। यशवंत कहने लगा, मौका तो यकीनन मिल जाएगा लेकिन बेफायदा होगा। शम्मी की माँ दी हुई मोहलत तो कल खत्म हो रही है। ये ऐसा वक्त था कि मुझे यशवंत को जो अपनी हिम्मत हार चुका था फिर से तरताजा करना था। मैंने यशवंत से कहा कि वो दिल छोटा न करे, शम्मी यकीनन इसे ही मिलेगी। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। मैंने यशवंत को 1000 रुपए
दिए और कहा कि घर जाकर ताज़ा दम हो और ठीक 9 बजे शम्मी के बलखाने पर मैं इसे मिलूंगा और शम्मी की माँ को मजीद मोहलत देने पर रजामंद करने की कोशिश करूंगा। जशवंत और मैं रेस्टोरेंट से तकरीबन इकट्ठे बाहर निकले। वो अपने घर की तरफ चला और टैक्सी में लेकर शम्मी के बलखाने पहुंच गया। दरअसल मैं महफिल जमने से पहले ही शम्मी की माँ को ब्रीफ करना चाहता था। महफिल सजाने के सामान हो रहे थे। मैंने शम्मी की माँ से अलहदगी में बात की कि आज यशवंत और मैं रात 9 बजे इकट्ठे तुम्हारे पास आएंगे। यशवंत के लिए मजीद मोहलत मांगने पर पहले तो तुम इनकार कर देना और फिर मेरे इसरार पर यशवंत के लिए मेरे 5000 पेशगी देने पर इसे मजीद 10 यौम की मोहलत दे देना। ये बातें समझाकर मैं वापस अपने होटल चला आया और 9 बजे तक तैयार होकर पैसे लेकर फिर चावड़ी बाजार शम्मी के बलाखाने के करीब पहुंच गया। कहानी अभी जारी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। सीरीज़ पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट्स में मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।